अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है उसका सिलसिला अब भी जारी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि LOC के इतराफ़ के किसी इलाके में भारत की तरफ से कोई मिलिट्री इनिशिएटिव लिया जा सकता है और हमने ट्रूप्स को मूव होते हुए भी देखा दोनों साइड्स के ऊपर। साथ साथ अगर डिप्लोमेटिक रिस्पांस की बात की जाए तो UNSC यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास बुलाया जाता है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे और पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन थी उनके मुताबिक ये कामयाब इजलास रहा और जो इंडिया की तरफ से क्लेम्स थे कि इसका जो लिंक है, जो इसका ताल्लुक़ है इस वाक़े का पहलगाम का, वो पाकिस्तान से जुड़ता है, ये किसी एवेन्यू पे साबित नहीं हो सका। इसके साथ साथ अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आज कौमी असम्बली में ख़िताब भी किया। उन्होंने ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूल के इस पॉइंट के ऊपर यकजा होकर बात करनी चाहिए। ये भी कहा कि इस वक्त में मैं समझता हूँ कि जो PTI के एक्स चेयरमैन हैं उनमें और मेरे लीडर में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये मामला नेशनल यूनिटी का है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या तहरीक इंसाफ जो कि तनकीद कर रही है हुकूमत पर कि जो रिस्पांस रहा है गवर्नमेंट का वो बेफिटिंग रिस्पांस नहीं है और उसका ताल्लुक़ वो इससे जोड़ते हैं कि पब्लिक सपोर्ट नहीं है हुकूमत के पास, क्या उनको कायल कर पाएगी हुकूमत? और साथ साथ जो PTI का इस पर मौक़िफ़ है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का, उसमें वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और साथ जो अपोजिशन की तहरीक वो चलाना चाह रहे थे उस पर क्या प्रोसीडिंग्स हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया रऊफ़ साहब आपके वक्त का। अता तारड़ साहब ने आज कौमी असम्बली में स्पीच की और एक रेयर रिमार्क जिसको कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये कहूँगा कि खान साहब भी इतने ही अच्छे हैं जितना हमारा लीडर अच्छा है, क्योंकि ये नेशनल इशू है, ये इंटीग्रेशन की डिमांड करता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर PTI की बात की जाए तो जो ब्रीफिंग दी गई DGI ISPR की तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से, उसमें शामिल ना होके आपको नहीं लगता कि यू हैव इनवाइटेड बैड प्रेस फॉर योर पार्टी? जबल साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, हमारी कंटेंशन बड़ी सिंपल है, वो ये है कि इस पेरिलस टाइम के ऊपर, इस टेंशन से भरपूर एग्जिस्टेंशियल चैलेंज जबकि मौजूद है, हिंदुस्तान जो है वो रोजाना की बेसिस के ऊपर यलगार करने की धमकियां दे रहा है, तो एक नेशनल यूनिटी जो है वो जरूरी थी। और इसके लिए PTI ने जब ये मामला शुरू हुआ तो उसी फौरी तौर के ऊपर एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की रियासत के साथ और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं और इस नाजुक घड़ी में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बहैसियत एक सियासी जमात के, हम उसको फुलफिल करेंगे। और ये उसके बाद हम 2-3 दफा इस बयान को रिट्रेट भी कर चुके हों। अब हमारी कंटेंशन ये थी कि जी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि तमाम पॉलिटिकल लीडर, तमाम आरा जो हैं वो उनकी ली जाए, तमाम पॉलिटिकल लीडर से उनकी आरा लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक प्लानिंग की जाए, स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस की जाए और उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा, बिल्कुल उन्हीं लाइन के ऊपर कि जबकि आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान बना था, नीति बना था, उस वक्त भी तमाम सियासी जमातों को बनाया गया था। और इंडिया में ये सारा जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया है वो नेशनल सब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बुलवाई। अब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जी दो तरफा ट्रैफिक होती है। नंबर एक, आप अपना बयानिया बयान देते हैं हमें और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपना बयानिया देगी, अपनी आरा देगी, अपने प्रपोजल्स देगी और से एक दो तरफा ट्रैफिक से ही एक मजबूत किस्म की पॉलिसी जो है वो डिवाइस की जा सकती है। सिर्फ ब्रीफिंग की जरूरत नहीं थी कि जी हम जाके उनकी बात सुन ले, ये है वो, हमें तो वो सब कुछ पता है, उससे ज्यादा शायद पता हो, बन रहा है, सामने आ रहा है, बट इंटरनेशनल मीडिया उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लोकल मीडिया है, सब लोग हैं चैनल। तो इस वक्त जो जरूरत है इस अमर की है कि जी तमाम सियासी ज़हन जो है इंक्लूडिंग इमरान अहमद खान साहब वो बैठें और बैठ के एक मजबूत पॉलिसी बनाने में हुकूमत की मदद। लेकिन रऊफ साहब, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर APC कॉल होती तो क्या आप ये मुतालिबा ना करते कि खान साहब को रिहा करके इसमें शामिल किया जाए, जिसकी वजह से इसी को एंटिसिपेट करके गवर्नमेंट ने ये रास्ता लिया ही नहीं, बिकॉज दे ऑलरेडी सी इट कमिंग? देखिए जी, खान साहब के बारे में सवाल ये नहीं है कि खान साहब को हम कहेंगे कि उसमें शामिल करें। मसला ये कि खान साहब को जहां रखा गया पिछले 2 साल से वहां किस जुर्म की सजा काट रहे हैं, तो हमें बताया जाए ना, मेरे साथ कोई बैठ जाए बंदा बताए कि जी उन्होंने ये जुर्म किया हुआ है। ये तमाम जो मुकदमे हैं जो उनके खिलाफ है ये फेक मुकदमे हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया भर में कहा जा रहा है, सिर्फ हम नहीं कहते। वो एक सियासी कैदी है और उनको जिन हालात में रखा गया है, आज भी देखिए एक तमाशा हुआ है वहां
फिर मुलाकात में उन्होंने हिंड्रेंसेस की हैं, वकला की मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली की मुलाकात में रखा है कि पार्टी हुई है, सब बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये जिन हालात में रखा गया है, जो जो उनके ऊपर क़यादोबंद की सोबत है, जो जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो किस जुर्म की सजा काट रहे हैं, किस लिए उनको वो जेल में रखा गया है? उसको वहां नहीं होना चाहिए, उनको तो यहाँ होना चाहिए। जिस तरह से 2019 में जब ये क्राइसिस हुआ था इंडिया के साथ, तो खान साहब सामने नजर आए थे एक लीडर के तौर के ऊपर, कहा था हम सोचेंगे नहीं, हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। इंडिया रैन अवे विद द ब्रूस्ड नोज। आज हमारी लीडरशिप क्या है? नवाज शरीफ की स्टेटमेंट बताइए मुझे कहां है, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट मुझे बताइए कहां है, आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट बताइए मुझे कहां है। ये क्यों अपने बिलों में घुसे बैठे हुए हैं? क्यों नहीं सामने आते? क्यों नहीं खुल के बात करते? नहीं, किससे डर है? किसका शरीफ खौफ साहब है? के अलावा तो स्टेटमेंट्स आई हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने तो खाली कोई स्टेटमेंट मेरे भाई नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट बिलावल की आई है स्टेटमेंट, और किसी की स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई लीडर जैसी स्टेटमेंट कहीं नहीं आई है। मतलब उसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टेज पे मतलब प्रेज किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी कॉल कर दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो इंडियन नैरेटिव है उसको पुश बैक दिया गया, आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है? यू थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज डन नथिंग? I am just talking about the fact that the leadership is missing. लीडरशिप मौजूद नहीं है, सही, लीडरशिप लीड नहीं कर रही, वैक्यूम है। अच्छा, बाकी तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रेटेजिक जो है वो मेरा भी एक सब्जेक्ट है, मैं भी थिंक टैंक चलाता हूँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई कोई दुनिया का मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जब दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में टकराती हैं तो फिर बहुत कुछ तबाह होता है। बिल्कुल, तो लाजमी बात है, इसमें किसी एक कंट्री की या दूसरे कंट्री की जीत की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि तमाम दुनिया की ताकतें जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि डी एस्केलेट किया जाए। ज्यादा जोर जो होना चाहिए था वो इंडिया के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि एस्केलेट उसने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया था। लेकिन इंडिया के ऊपर जोर नहीं है, बराबर का जोर है, बल्कि शायद पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा जोर है। अमेरिकन जो स्टेटमेंट आई थी उसमें भी पाकिस्तान को कहा था जी आप दोबारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में क्रिटिसाइज करें इसको। ये इंडिया को नहीं कहा गया कि उसने क्यों एस्केलेट किया। 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान को बुरे इल्जाम ठहराया था, वो 10 मिनट में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो जो 10 मिनट में कंप्लीट हो गई थी? और अगर इनको पहले से पता था कि ऐसा कोई मसला होने वाला है, तो फिर जो आज जो मोदी की हो रही है अपने मुल्क में, उसकी बात करें ना। ठीक है, ये उनकी अपनी इंटेलिजेंस फेलियर थी, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की फेलियर थी कि वो नहीं उनको पता चल सका कि ऐसा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, तो इसलिए ये होने दी गई। तो ये दोनों सूरतों में आप कब कोई है जो बंदा आपकी लीडरशिप में से कोई इस तरीके से रैशनल प्रैग्मेटिक गुफ्तगू करे और पुट द बॉल बैक इन द कोर्ट ऑफ द इंडियंस। और इसके अलावा ये इसका रिस्पांस भी, ये जो आपने इस ब्रीफिंग में शामिल ना होकर एक जेस्चर दिया, तो हुकूमत ये कहती है कि पुलवामा जब आपके दौर में हुआ था, नून लीग की आधी क़यादत वैसी ही जेल में थी क्योंकि आप उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर रहे थे, और जो बाहर थे वो शामिल हुए उस ब्रीफिंग में जो आपने कॉल की। अब जब इसको रेसिप्रोकेट करना था तो आप नहीं आए। देखिए, हमने किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया। ये चोर और डाकू हैं, ये 30-35 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। इनके शवाहिद हर पाकिस्तानी अदारे के पास मौजूद है, हर पाकिस्तानी अदारे के पास मौजूद है। वॉल्यूम नंबर 2 आज खोलिए, 10 नंबर, वॉल्यूम 10 खोलिए, देखिए उसमें से क्या निकलता है। मेरा चैलेंज है, खोलिए उसमें। बहुत फर्क है खान साहब में और इनमें। खान साहब इज एन इनकरप्टेबल पर्सन, और ये सिर्फ मुल्क को और कौम को और रियासत को लूटते रहे हैं जब भी ये इक्तदार में आए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाए हैं वो भी आपके सामने है। खान साहब क्या डील के तहत वो बाहर नहीं आ सकते थे? क्या वो भी जाके लंदन में नहीं बैठ सकते थे, आराम से शाहना जिंदगी गुजार? वो शख्स असूल के ऊपर कायम है, कहता है कि मैंने किसी डील के तहत बाहर नहीं आना, मैंने अदालतों से एक्सोनरेट होकर बाहर आना। ये फर्क है लीडर में और नॉन लीडर्स में। जो भागते हैं दुम दबा के, जो ही पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए तो भागते हैं दुम दबा के, डील करते हैं, भाग जाते हैं, फिर डील करते हैं और वापस आ जाते हैं। रास्ते देखिए, ये जो सर्कुलर मूवमेंट है ना पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इस सर्कल में कोई बाहर जाने का और आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। खान की जो जद्दोजहद है वो इसी के लिए है कि जी इस दायरे से बाहर निकला जाए और आगे बढ़ा जाए। आगे का रास्ता जो है वो तलाश किया जा रहा है। इसके लिए वो उसने 2 साल से वो जेल में बैठे हुए हैं, और आज भी वो
पहले से ज्यादा स्टेटफस्ट हैं कि नहीं मैं कोई डील नहीं करूंगा। भाई डील वो भी कर सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी पार्टी से, जिसपे आप सबने भी ऐलानात किए कि ईद के बाद एक तहरीक चलेगी, तो वो मोमेंटम सारा क्यों लूज़ कर दिया? क्या ये वजह है कि मौलाना साहब ने आपका साथ नहीं दिया, या सलमान राजा साहब ने जो बात की कि मैंने नवंबर में भी कॉल दी थी और पूरे लाहौर में कोई बंदा मुझे दिखाई नहीं दिया, तो अनश्योर हैं अपनी पब्लिक सपोर्ट को लेकर जो बाहर नहीं आ सके, या कोई और वजह है? मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता जी कि बंदा बाहर नहीं निकलेगा। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। आई हैव माय ओन ओपिनियन ऑन दैट। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जी तारीख का जो बिल्कुल आगे बढ़ रही है। आपको पता है कि हमारा जो जॉइंट प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो एक सियासी जमातों का, उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो भी जारी कर दिया है। दिस इज अ 15 पॉइंट एजेंडा, और वो उन्होंने आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बताया कि हम क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और इसी हफ्ते के दौरान कल लाहौर में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और ये मुल्क के हर हिस्से में होंगे। तो ये जो तहरीक थी जिसके लिए हम काम कर रहे थे, तो आपके सामने ये अनफॉल हो रही है, और इंशाल्लाह ताला ये पुरअमन तहरीक होगी, मुल्क के हर हिस्से में फैली होगी और हर तरह के इवेंट्स होंगे, और इंशाल्लाह ताला इसके एंड के ऊपर और उससे पहले बल्कि खान साहब बाहर आएंगे और अचकज़ई साहब पार्टी को भी लीड करेंगे और अचकज़ई साहब भी लीड करेंगे इस तहरीक को। अचकज़ई साहब कौन जी? अचकज़ई साहब ही लीड करेंगे। जी महमूद खान अचकज़ई साहब बिल्कुल इसके हेड हैं जी, बिल्कुल वही लीड करेंगे। तो मौलाना साहब का मतलब वो फिर हम भूल जाएं कि वो इस प्लेटफॉर्म पर होंगे? नहीं, मुजम्मिल साहब भूलना नहीं है मेरे भाई। मैं आपको अर्ज करता हूँ मौलाना साहब के साथ हमारा इशू टू इशू बेसिस के ऊपर पहले भी कोलैबोरेशन जारी है और अब भी कोलैबोरेशन जारी रहेगी। आज से आप देखिए मुजम्मिल साहब, पीछे जरा जाइए तो आप 2 साल पहले हमारे और उनके ताल्लुकात देखिए और आज ताल्लुकात देखिए। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, हर मसले के ऊपर उनसे डिस्कशन करते हैं और वो हमसे करते हैं। इशू टू इशू बेसिस के ऊपर हमारी उनसे कोलैबोरेशन जारी रहेगी। शायद वो इस तहरीक में हमारे शरीक ना बन सके, हमारे एक फरीक ना बन सके, लेकिन उसके अलावा हमारी उनके साथ जो कोलैबोरेशन है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, जो हमारा एजेंडा जारी हुआ है, इसमें से वर्चुअली वो सारे के सारे एजेंडे के साथ एग्री करते हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कंपल्शन होती है, एक अपना तरीका कार होता है, एक अपना अंदाज होता है। तो अगर वो उस बेसिस के ऊपर नहीं चाहते कि हमारे साथ एक फरीक के तौर के ऊपर खड़े हो, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपनी तारीख को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा रऊफ साहब, एक अलमिया ये रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि अपोजिशन में आके ख़ासा विजन दिखाया जाता है। अब ये 16 निकाती एजेंडा जो सामने आया, कुछ चीज़ें तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। यू आर एक्चुअली कॉलिंग फॉर स्टूडेंट यूनियंस कि उनको बहाल कर दिया जाए, या फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान था इसको मुकम्मल तौर पे नाफिज किया जाए। हालांकि आप पर यह भी एक्यूजेशन लगता है कि टीटीपी फाइटर्स को वापस लाने की पॉलिसी इनैक्ट कर रहे थे, जो कि इससे बिल्कुल काउंटरी है। और इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं, लेट्स से एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, ये वही बातें हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ भी अपोजिशन में करती थी, आज नहीं करती। हाउ डू वी नो कि वापस आकर आप इसी एजेंडे को याद रखेंगे जो कि कभी हुआ नहीं है यहाँ पे? नंबर एक बात, मैं टीटीपी के ऊपर आप करेक्शन करना चाहूंगा कि ये पीटीआई का प्रोजेक्ट नहीं था। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आपको पता है कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई थी। आप सिर्फ वो पार्लियामेंट में दी गई ब्रीफिंग, इन कैमरा ब्रीफिंग देख लीजिए तो आपको हकायक का पता नहीं। वो ज़मान पाक में खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो कह रहे थे मैं उनको वापस लाना चाह रहा था, 5000 को सब खराब कर दिया इन्होंने, नहीं आने दिया। देखिए वो हमारे दौरे हुकूमत में एक बंदा भी वापस नहीं आया था। मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ हमारे दौरे हुकूमत में। दूसरा ये है कि अगर हम सीरियस ना होते तो खान साहब 2 साल से जेल में ना बैठे होते और आज भी वो अपनी इस रेजोल्यूशन का को एक्सप्रेस ना कर रहे होते कि मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर निकलूंगा। मेरे भाई, ये इसमें मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि लीडर और लीडरों में फर्क होता है, लीडर और गीदरों में फर्क होता है। ये लीडर है जो बैठा हुआ है, वो कहता है कि उसको कोई प्लेटलेट्स उसके डाउन नहीं हुए भाई, उसको बैक में पेन नहीं हुई, वो हॉस्पिटल एक दिन के लिए भी नहीं गया, हालांकि उनको जो उनका राइट है वो भी नहीं दिया जा रहा, उनके जाती डॉक्टर को नहीं मिलने दिया जाता उनसे, उसके बावजूद वो बंदा डटा हुआ। ये फर्क है। सो इसलिए हम एक एक लफ्ज जो कह रहे हैं आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला शर्त उमर, आप देखेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। भारत की तरफ से पहलगाम अटैक के फौरी बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस डालने का बयान दिया गया, उस पर पहला इंप्रेशन तो यही था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के पास मौजूद नहीं है जिससे वो पानी के फ़्लो को रोक सकें। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बगलियार डैम हो, सलाल डैम हो, उसके स्पिलवेज को बंद किया जा रहा है और जो पानी का फ़्लो है कंसिडरेबली कम कर दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान पर एक ख़ासा इम्पैक्ट पड़ने का भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसको भी UN में रेज़ करने की बात की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या इस ट्रीटी की वायलेशन का जो रिस्पांस पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके दिया है, इज़ दैट इनफ, या फिर इंटरनेशनल एवेन्यूज़ पे भी मज़ीद इसको रेज़ करने की ज़रूरत मौजूद है? और कितना आगे तक हिंदुस्तान इस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने का जो उनका प्लान था पहले, उसको अब मटीरियलाइज़ करने के लिए कितना आगे जा सकता है, इस पर बात करते हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। इसके अलावा सीनियर डायरेक्टर न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इनिशियली इससे पहले कि जो मीडिएशन की कोशिश या सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उस पर हम बात करें, डू यू थिंक द थ्रेट स्टिल लूम्स अराउंड के कोई हिंदुस्तान की तरफ से काइनेटिक नेचर का कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है? ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि LOC के इतराफ़ में कोई हमला कर सकता है भारत। और आज से 5-6 रोज़ पहले की तारड़ साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि अगले चंद जो दिन हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। आपको लगता है कि उस फेज़ से अब ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर आ चुका है या अब भी कुछ ना कुछ ऑन द कार्ड्स है अकॉर्डिंग टू यू? जी देखिए, मेरा ख्याल है अभी भी कुछ ना कुछ ऑन द कार्ड्स है, क्योंकि मैं भी रिसर्च टीम से भी जो मैं रिट्रीव करवा रहा था इंफॉर्मेशन, वो तो ये बता रही है कि अभी भी ऑल आउट एक्सरसाइजेज ग्राउंड ट्रूप्स की भी उनकी हो रही हैं, एरियल एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ रेडीनेस है और उसका थ्रेट लेवल पर जो एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं तीनों फोर्सेस की, हेलीबॉर्न डिविजन्स वगैरह की इंक्लूसिव, और इसी तरह जो उनके मिसाइल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे तो ये लगता है कि अभी बिल्कुल हम उस थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स से एग्जिट नहीं किए। ये एक पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जी, थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स और एक्चुअल यूज़ ऑफ फोर्स। ये दोनों अल्फाज जो हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर में इस्तेमाल हुए हैं और दोनों जो हैं एक्ट ऑफ इग्रेशन के तौर पर देखे जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी एक्ट ऑफ इग्रेशन वो करते हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो है ही, लेकिन अभी तक किसी ने इंडिया की साइड से ऐसी कोई रिस्ट्रेनिंग स्टेटमेंट या एश्योरिंग स्टेटमेंट नहीं दी जिससे ये इत्मीनान हो कि जब सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मैटर को टेक अप कर लिया है तो उसके बाद अब वो तवक्कुफ किए हुए हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में डेलिब्रेशंस कोई आउटकम निकले। नहीं तो इसके बावजूद अहमद साहब, नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और जो इंटरनेशनल पार्टनर्स जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, उनकी तरफ से भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये ट्रेस बैक पहलगाम का सारा वाक़या पाकिस्तान में ही करता है। तो UNSC का जो प्लेटफॉर्म है, अगर इसके ऊपर चूँकि ये काफ़ी कोऑपरेशन बेस्ड है, तो वहाँ पर भी अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं करता तो फिर हमारे पास क्या एवेन्यू बचेगा इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने का कि हमारा रोल नहीं है इसमें? देखिए, हम तो एब्सेंस प्लीड कर रहे हैं। एब्सेंस की कोई एविडेंस नहीं होती, वो तो एक पोजीशन होती है। जो असर्शन प्लीड कर रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ओनस उसके ऊपर होता है हमेशा, जो इल्ज़ाम लगाता है। मगर इल्ज़ाम इंडिया की तरफ से आ रहा है, तो अगर उस इल्ज़ाम को सब्सटेंशिएट नहीं किया जा रहा जो लीगल हवालों से, जिससे कि दुनिया कन्विंस हो, तो उस वक्त तो ये इल्ज़ाम की नेचर बहुत टेंटेटिव और वीक है और इसीलिए इंडिया को सपोर्ट ग्लोबल हवाले से नहीं आ रही है। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा था, जो आपने मुझसे पहला सवाल किया था थ्रेट वाला, ऑन ग्राउंड जो उनकी मूवमेंट है उससे थ्रेट का परसेप्शन अभी भी इंटैक्ट है। जो लॉस ऑफ सपोर्ट है डिप्लोमेटिकली, वो यकीनन एडवांटेज पाकिस्तान को है। ठीक है कामरान साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव? क्योंकि आपको लगता है कि इससे इंडिया एक बैकफुट पर गया, क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रूफ तो नहीं आ सका इस सारे वाक़े से हमें जोड़ने का, या फिर जो आइडेंटिफिकेशन वो कर रहे थे वो भी उनके मीडिया की हद तक है, उससे आगे नहीं बढ़ सकी कि जो अटैकर्स थे उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, वो पाकिस्तान के इंडिजिनस थे या नहीं थे। तो आपको लगता है कि इस फ्रंट के ऊपर ना आना कि इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करवा लें, इसने इंडिया का जो बयानिया उसको कमज़ोर किया है? जी देखें,
इसमें जो इशू है वो दो हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अमूमी तौर पे इस तरह के हालात में दो ममालिक नहीं करवाते। बहुत रेयर होता है कि जहाँ कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या हो तो फिर उसमें आप इंडिपेंडेंट उसमें, क्योंकि वहाँ पे सॉवरेंटी के इश्यूज आ जाते हैं, ट्रेड क्राफ्ट के इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन करानी होती है तो फिर आपको तमाम अपनी जो है मतलब जो एविडेंस है, जो आपके मेथड्स हैं, सब कुछ वो रिवील करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर जो है आई डोंट थिंक भारत वो करना चाहेगा, कोई भी मुल्क नहीं करना चाहेगा। जाहिर है पाकिस्तान के ये फेवर में जाती है बात कि भाई आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लें, ना हम करें ना आप। लेकिन हकीकत ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाकिस्तान भारत ही कर रहा है। और जो अगर किसी लेवल पे जाके कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर होती है, आई डोंट सी कब होगी, लेकिन ये है कि अगर लेट्स से अस्यूम कर लें कि होती है तो वो किस बेसिस पे होगी, वो मवाद जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जैसे अहमद साहब ने कहा कि द ओनस इज ऑन देम, कि भाई आप बताएं कि हाँ भाई जो है क्या शवाहिद है आपके पास। सो आई थिंक जो है दिस इज एन इशू ऑफ कि न्यूट्रल, ये आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अपना जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट। नहीं बिल्कुल, आपको अगर लगता है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल, सो इफ ओनली इंडिया कैन इन्वेस्टिगेट बाय इटसेल्फ, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जो पाकिस्तान साइड से क्लेम है कि इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? हाउ डू वी नो कि ये फॉल्स फ्लैग नहीं रहेगा फिर अगर इसका माउथ पीस ही वही इंडियन गवर्नमेंट होगी जहां पर ये अटैक हुआ और जो पाकिस्तान को अक्यूज़ कर रहे हैं? देखिए, आई डोंट थिंक दिस इज आप लीगल तरीके से इसको देख रहे हैं। लीगली ये चीजें फैसला नहीं करती। ये जो है बेसिकली स्ट्रेटेजिक जो इम्पेरेटिव्स होते हैं वो उसका वो बिहेवियर को शेप करते हैं। लीगल तो ये है कि हाँ भाई चलें जो है देयर इज एन रिकोर्स, आप डिप्लोमेटिकली अगर करना चाहें तो जो है वो आपका रिकोर्स है। इशू क्या है? इशू ये है कि 2016 और उसके बाद 2019 के जो अटैक्स हुए थे उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है नई दिल्ली ने। मोदी सरकार ने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है कि भाई अगर अब होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, द ग्लव्स आर ऑफ। ठीक है। पहली दफा एक छोटा मोटा स्पेशल फोर्सेस जो है ना इंकर्जन हुआ, उसको उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कह दिया। दूसरी दफा फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट यूज हुए। अब मसला यह है कि उनके ऊपर प्रेशर है टू डू समथिंग बिगर एंड बकौल उनके टू री-एस्टैब्लिश डिटरेंस। तो that's where I think that's where why there is no de-escalation। जो अहमद साहब जिक्र कर रहे थे, जो शवाहिद मिल रहे हैं रेडीनेस के, प्रिपेयर्डनेस के, इवन उनकी सिविल डिफेंस जो है अब वो हरकत में आ गई है कि अगर जो है पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आती है तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो आई थिंक वी आर इन अ डेंजरस स्पेस। ठीक है, हम अब भी इस फेज में आपके मुताबिक। अहमद साहब, ये जो कामरान साहब ने भी बात की है कि पिछले 2-3 अटैक्स जो वहाँ पर हुए उसके बाद से ये एक ट्रेजेक्ट्री ऐसी चल रही है। डू यू थिंक पाकिस्तान इज़ ब्लेम्ड बिकॉज ऑफ अ बर्डन ऑफ हिस्ट्री? क्योंकि जिस तरह से 2-3 वॉर्स 4 वॉर्स हम लड़ चुके हैं, उसमें जो शवाहिद जिस तरफ इशारा करते हैं इनिशिएट कहाँ से हुई कहाँ से नहीं हुई, उसी कैंप में आपको ये आर्ग्यूमेंट भी दिखाई देगा कि चूँकि तारीख़ में ऐसा हो चुका है तो इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा, राइट? जी मुज़म्मिल साहब, किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे ऊपर वेट है हिस्ट्री का, और कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल एक्शंस हमारी साइड से भी एक ज़माने में हुए, और वो इसलिए हुए क्योंकि इंडिया की जानिब से भी हुए। और नॉन स्टेट एक्टर्स को आप कभी सरहदों से बाहर सपोर्ट करना ये बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी है, ये तय है, ये तयशुदा असूल है। जब भी कोई उस असूल कोई ब्रीच करेगा तो उसकी कॉस्ट उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी आता हूँ जो आप बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन के फ्रेमवर्क की। देखिए, वो जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर तो ये इन्वेस्टिगेशन करना है किसी भी न्यूट्रल फोरम को, तो पाकिस्तान को अपनी साइड के जो जाफर एक्सप्रेस और असैसिनेशंस और मुख्तलिफ और एविडेंस है बलूचिस्तान KPK में इंडियन इन्वॉल्वमेंट की और अफगानिस्तान की जानिब से, उनको भी प्रेजेंट करना चाहिए विद इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सो अगर मैं चाहूँ तो मेरा ये व्यू होगा पर्सनली कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई भी न्यूट्रल फोरम करवाता है तो वो न्यूट्रल फोरम साथ साथ दोनों मुल्कों में होने वाले टेररिज्म के वाकयात की ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करवाए, ताकि ये असेस किया जा सके कि कौन सा मुल्क इन्वॉल्व है, किस हद तक इन्वॉल्व है और कैसे वो इंटरनेशनल लॉ की या एग्रेशन की डेफिनेशन की वायलेशन है। एक और चीज़ जो पाकिस्तान
कर सकता है, अगर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फ्रेमवर्क देखते हैं, कि FIR पाकिस्तान भी काट सकता है और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ठीक है आमिर साहब, ये बताइए इसके अलावा ये इंटरनेशनल लॉ की चूंकि आपने बात की, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है, अब उसके ऊपर हमने देखा है कि 2 नए डैम्स बनाए जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया की तरफ से हैं। इसके अलावा बगलियार डैम हो गया, सलाल डैम, इसके स्पिलवेज बंद कर दिए इंडिया ने और फ्लो जो है वो बहुत कम हो चुका है। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि ये इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि वो पानी के फ़्लो को रोक सकें, जो कि अब उन्होंने रोक दिया है मिस्टीरियसली, आई डोंट नो कि कैसे। लेकिन अब चूंकि ये हो चुका है, तो जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन इस वाटर रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो व्हाट डू वी डू गोइंग फॉरवर्ड? जी देखिए, मेरा ख्याल है इसको ज़रा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मज़ीद डिटेल में असेस करना चाहिए, बिकॉज मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो मैं इस बारे में हतमी राय अबाउट द नेचर ऑफ द हार्म दैट दिस स्पिलवे या इसको कुछ दिन बंद करने से होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ इंतहाई सीरियस कंसर्न है, बिकॉज यही सुना गया है कि कुछ दिन भी अगर वाटर फ्लो डिले हो जाए तो उससे फसलों पर और डाउन स्ट्रीम फार्मर्स जो है एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। अब पाकिस्तान के पास फिर कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, बल्कि कोई ना कोई एक्शन ऐसा करे जो कोर्सिव नेचर का हो, उसमें यूज ऑफ फोर्स ना हो फॉर द टाइम बीइंग, ताकि मैसेज पुट अक्रॉस हो और साइमल्टेनियसली इस डिले को या इस ऑब्स्ट्रक्शन को UN सिक्योरिटी काउंसिल में फौरन रिपोर्ट किया जाए। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये एक और नैरेटिव भी हमने देखा कि वो सर्कुलेट कर रहा है, और वो ये है कि अगर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मज़ीद कोई इंडिया की तरफ से इक़दाम होंगे, तो ऐसा इसीलिए नहीं है कि जो उन्होंने करना था अचीव वो कर लिया इस फॉर्म में, कि पिछले 8 से 10 सालों में वो 4 दफ़ा पाकिस्तान को इंगेज कर चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट करें। ये आउटडेट हो चुका है, ये रेलेवेंट नहीं रहा, और इससे हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2050 तक जो एस्टिमेट बता रहे थे कि भारत के पास जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे अगर इसको रीनिगोशिएट ना किया। तो आपको लगता है कि देवर वेइंग इन, वो वेट कर रहे थे पहले ही कि इस तरह का कोई वाक़या अगर होता है तो उसका जो एंड अचीव करना था वो यही था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में डाला जाए, जो कि फिल फॉर कर दिया गया इस वाक़े के बाद? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह के इकदाम जो हैं वो प्लान करके किए जाते हैं। ये वाकया जो है अचानक आया है। भारत की ट्रेजेक्ट्री देखें, भारत इस वक्त जो है उसका इंपेरेटिव क्या है, वो इस वक्त उसकी प्रायोरिटी पे सबसे हाई चीज क्या है कि जो इस वक्त ग्लोबल मोमेंट है जिसमें अमेरिका और चीन की टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रही है, अरूज पे है, उसका भरपूर फायदा उठा के तो अमेरिका के साथ मिलके मजीद इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और मजीद जो है वो जो अमेरिका का हदफ है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रीलोकेट करें, दैट्स द प्रायोरिटी। अब अचानक ये आ जाता है तो सवाल ये उठता है, एंड आई थिंक दिस इज वाई अभी तक इंडिया की तरफ से जो है कोई वो जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, बिकॉज वी आर नाउ पास्ट 12 डेज। मैं 12 डेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुलवामा के बाद 12 दिनों के बाद उनके बालाकोट पे हमला हुआ था। तो अभी वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, और ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो इशू है ये प्रेशर पॉइंट है, इट्स अ सोर पॉइंट के जो पाकिस्तान का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आई डोंट थिंक कि कोई ये सोची समझी जो ना स्कीम है, नथिंग लाइक दैट। आई थिंक जो है इस, और आपको लगता है ये लीगल भी है कि इसको वायलेट कर दें विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो आर्टिकल 12(3) है इस ट्रीटी का, जो दोनों पार्टीज को कंसेंट लिए बगैर टर्मिनेशन की परमिशन ही नहीं देता? तो मैं समझता हूं कि इसी वजह से शायद उन्होंने दे हेल्ड इट इन अबेयंस एंड दे हैवंट टर्मिनेटेड द ट्रीटी। टर्मिनेशन जो है वो कुछ और ट्रिगर करता है, मतलब वो फिर डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वो एक अपने लेवल का एस्केलेशन है। तो आई डोंट थिंक कि वो ये करेंगे। दे थॉट दिस थ्रू, और वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो हद होती है उस तक दौड़े हुए गए हैं, एंड बट दे डिडंट क्रॉस इट एंड दे जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टॉप राइट देयर कि अच्छा चलो इसको लेट्स होल्ड इट इन अबेयंस, सस्पेंड कर देते हैं। तो इससे फिर ये है कि वी कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। आई थिंक कि देखें, इशू ये है कि इंडिया जो है वो दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इंडिया का, जैसे मैंने कहा, जो प्रायोरिटी है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और उस डिस्ट्रैक्शन को वो नहीं चाहते, लेकिन उसका उनके पास हल नहीं है। ये हमले होते हैं
एंड दे नीड टू फिगर आउट अ सोल्यूशन कि ये हमले किस तरीके से रोके जाएं। उनके पर्सपेक्टिव से ये है कि पाकिस्तान की जानिब से आ रहे हैं। अब वेदर वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या वो जो ना रियासत के जो ना इसमें इसको कमीशन कर रही है या कुछ रियासती अनासर मिल के जो है कर रहे हैं बगैर किसी जो है ना ऑफिशियल अप्रूवल के, दैट्स अ साइड स्टोरी। द रियलिटी इज कि ये जो है अपना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाकिस्तान की जानिब से आ रहा है, तो दे नीड टू सॉर्ट दिस थिंग आउट। अब वो किस तरह करते हैं, मतलब काइनेटिक एक्शन से करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है एज अ टूल यूज करते हैं, कोई और थर्ड फोर्थ जो है ऑप्शंस यूज करते हैं, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन आई थिंक दे हैव उन्होंने अपने आप को एक पोजीशन में रख दिया है कि अब एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन होना जरूरी है। ठीक है आमिर साहब, ये जो बात कर रहे हैं कामरान साहब भी कि काइनेटिक एक्शन भी ऑप्शंस में से एक है। अब इसमें पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, सबसे पहले तो एयर स्पेस बंद करना, बताया जा रहा है कि 225 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक हिंदुस्तान को, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा रूट्स लेने पड़ते हैं जिसमें फ्यूलिंग की कॉस्ट है और उनका सारा जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मुतासर हुआ इससे। इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट की बात की जा रही है कि उससे रिस्पॉन्ड किया जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी की अबेंस में डालने को। तो आपको क्या लगता है कि काइनेटिक ऑपरेशन का जवाब तो ऑब्वियसली काइनेटिक ही होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक जी, मैं इस रिस्पांस को देखता हूँ एज अ प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल्स को फुलफिल करता है। यानी जिस लेवल का उनकी जानिब से एक्शन किया गया, कोर्सिव मेजर्स विदाउट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ फोर्स, उसी नौयत का कोर्सिव एक्शन पाकिस्तान ने किया इन द एक्ट ऑफ रिटॉर्शन या रिप्राइजल, और उसकी भी प्रोपोर्शनैलिटी का फ्रेमवर्क वो है। सिवाय इसके कि शिमला एग्रीमेंट की जो कंसिडरेशन है वो भी पाकिस्तान ने एग्जामिन नहीं उस तरह से करके उसके बारे में कहा, और राइटली सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसकी अपनी लीगल इम्प्लीकेशंस को एग्जामिन करने के बाद, बिकॉज इसके तहत बेशुमार कॉरस्पॉन्डेंस पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सरहदों के मुतालिक, लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतालिक, सियाचिन से मुतालिक होती रही है। तो उस सबको सामने रखने के बाद ये फैसला करना चाहिए कि इसको रिकॉल करना है या कोई एक्शन करना है, या फॉर अ टाइम बिंग इसको एज इट इज़ छोड़ दें। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडिया ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पहलगाम का एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया का मौक़िफ़ जो भी है मान लेते हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं, तो फिर उनको कहाँ क्या करना चाहिए था? उनको जाना चाहिए था सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी में, जिसका मैंडेट ही टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज को एग्जामिन करना है। वो ये ऑब्लिगेशन तमाम ममालिक पे क्रिएट करती है कि वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं टू काउंटर टेररिज्म, उनको उनकी तफसीलात रखें, और उसके बाद वो बड़ी वाइब्रेंट कमेटी है जो का कंप्लीट फुल फ्लेज सेक्रेटेरिएट है। तो अगर ये जाकर वहां कह सकते हैं, ये सारी तफासील काउंटर टेररिज्म के सामने रख सकते हैं, कमेटी के सामने, और अपनी उंगली पाकिस्तान की तरफ करना चाहते हैं, कहें पाकिस्तान उसके जवाब में आकर अपना मौक़िफ़ बयान करेगा, और कमेटी जो है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिटरमिन कर सकती है, या कोई भी एक्शन रेकमेंड कर सकती है, और या कोई भी इन्वेस्टिगेशन को ऑप्ट कर सकती है। दैट इज द एक्चुअल वेन्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट लेकिन अमर साहब इसका एक काउंटर ये भी होता है ना कि शिमला एग्रीमेंट में हमने अग्री किया कि कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो बायलैटरल इशू है। जी, वो अपनी जगह हमने किया है। शिमला एग्रीमेंट के मुख्तलिफ खदोखाल है। एक तो उसका ट्रैक है, मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं। पहला ट्रैक ये है कि बायलैटरल हमने किया है, दूसरा ट्रैक ये कि नहीं किया, उसमें हमने लिखा हुआ है which was a blunder as far as I am concerned, bilateral issue कह देना उसको, because you limited your options. जी, और तीसरा ये है कि उसके नीचे जिस तरह मैंने कहा कि लाइन ऑफ जो आपकी जो सीज फायर लाइन थी वो जब कन्वर्ट होती है लाइन ऑफ कंट्रोल में 1971 के वॉर के बाद, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट आता है, तो उससे रिलेटेड वो जो टेरिटरी है जीबी की, एजे की वगैरह की, उसमें पोजीशनिंग की बाबत जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, मेरा जाती व्यू ये है वो गालिबन लिंक्ड है, लेकिन कोई ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज फॉरेन ऑफिस के आर्काइव्स में करने के बाद ही फैसला होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया। इस पर एक और मसला कामरान साहब जिस पे कमेंट चाहूँगा आपका। अब डीपॉपुलेशन ऑफ गाज़ा की बात की जा रही है इज़राइल की तरफ से, और अब ये जो प्लान नया सामने आ रहा है उसमें यह है कि एक कंप्लीट रीलोकेशन होगी गाज़न्स की। ये भी रिसर्चेस कह रही हैं कि जो बेसिक न्यूट्रिशन होती है बच्चों की वो ना मिलने की वजह से 3 लाख के करीब गाज़ा में जो बच्चे हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो आपको लगता है कि इस इशू के ऊपर कोई होप अभी बाकी है कि कोई इंटरनेशनल इसमें इंडल्जेंस हो जाएगी,
या फिर जिस तरह से एक फ्री पास मिला हुआ है इजरायली स्टेट को, दिल कंटिन्यू डूइंग दैट? देखिए, मैं नहीं समझता कि इजराइल के पास फ्री पास है। वो अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल जरूर कर रहा है, लेकिन फ्री पास किसी के पास भी नहीं होता, अमेरिका के पास भी नहीं है। अच्छा, देखिए, सवाल ये होता है कि ये जो डीपॉपुलेशन, रीलोकेशन या जो भी जो है ना ये मतलब डिस्क्राइब किया जाता है जिस भी एडजेक्टिव के साथ, सवाल ये होता है कि ये जाएंगे कहाँ पे, मतलब आप कहाँ इनको लेके जाएंगे, कौन सा मुल्क इनको लेने के लिए तैयार है? तो वहां पे तो जीरो है, मतलब देयर इज नोबडी इज विलिंग टू टेक दीज पीपल। तो फिर आप इनको कहाँ करेंगे? समुंदर में तो धकेल नहीं सकते। तो आई थिंक दिस इज इसको रियलिस्टिकली देखने की जरूरत है, इसको लॉजिस्टिकली देखने की जरूरत है। 2 मिलियन पीपल की नकल मकानी इज अ ह्यूज लॉजिस्टिकल अंडरटेकिंग, नाइटमेयर है कि आप जो है, और फोर्स्ड पॉपुलेशन को जो है रिमूव करना, आई मीन इजराइल को पता है इंटरनेशनल लॉ के तहत फोर्स्ड पॉपुलेशन इज अ क्राइम, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ अ पॉपुलेशन इज क्राइम। तो वो जो इशू है वो उनको बखूबी पता है। आई थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर इज प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि हमास जो है वो सरेंडर करे, क्योंकि 2 अहदाफ हैं। एक जो है वो शॉर्ट टर्म है, वो ये है कि जो बाकी हॉस्टेजेस हैं वो उनको बाजियाब कराया जाए। दूसरा ये है कि इसके बाद हमास वहां हुकूमत नहीं करेगी और हमास को वहां पे अपना जो ऑपरेट करने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। और उसमें अगर आप देखें तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी उनके खिलाफ बोल रही है। सदर महमूद अब्बास जो है उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं सरेंडर करते और पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनते, आपने ये क्यों मिलिटेंसी इख्तियार करी? बट इस नौयत का आपको लगता है गुरिल्ला वॉरफेयर ख़त्म हो सकता है, एरेडिकेट हो सकता है? लुक एट अमेरिकाज एक्सपीरियंस इन वियतनाम या फिर अफगानिस्तान। देखें, जो वियतनाम और अफगानिस्तान जो है वो टेरेन और उनकी जियोग्राफी और उनकी डेमोग्राफी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है उसका जो अपना इंटरप्ले है वो खासा मुश्किल था। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। वहां पे जो है आप मतलब 7 समुंदर पार से जो है गए हैं, फौजें लेके आए हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। और फिर ये कि अमेरिकन इंटरेस्ट भी नहीं था, वो तो मतलब एक कोल्ड वॉर का ओवरहैंग था और फिर वॉर ऑन टेरर का इशू था। लेकिन यहाँ पे इसराइल नेक्स्ट डोर है, ठीक है। सो आई थिंक कि जो है ये चीज, देखें, गुरिल्ला वॉरफेयर तो आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि वो खत्म नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती जब तक कि कोई सेटलमेंट ना हो। अब मसला ये है कि इस वक्त पैलेस्टीनियंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमास के खिलाफ तमाम सवाए ईरान के और कोई बैनुल अक़वामी एक्टर जो है वो हमास के हक में नहीं है, वो हमास के खिलाफ है एक्टिवली। तो सवाल ये होता है कि क्या हमास को निकाल के तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसके ऊपर वैसे भी जो है वो एक रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई वो काम कर भी सकेंगे या वो कितने फाल हैं, तो ये सवाल ये है कि अब इशू एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज द गवर्नेंस ऑफ गाजा मूविंग फॉरवर्ड, क्या स्ट्रक्चर है, वो किसी को इस वक्त पता नहीं। सही, तो गवर्नेंस का जो इशू है वो उस तरह ही बरकरार है। और आपने ये भी कहा कि जो रेफ्यूजीज़ होंगे इतने बड़े नंबर में, उनको रिप्लेस या फिर उनको किसी और जगह रिलोकेट कर देना भी इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत शुक्रिया। अमर बिलाल साहब और कामरान बुखारी साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस जगह से। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।